नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। भाजपा का हल्ला बोल कार्यक्रम, जयपुर शहर मंडल के कार्यकर्ताओं का यह हल्ला बोल कार्यक्रम है। नगर निगम फायर स्टेशन पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो भाजपा का यह हल्ला बोल कार्यक्रम जयपुर शहर मंडल के कार्यकर्ताओं का यह हल्ला बोल है। जयपुर शहर मंडल के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर निगम फायर स्टेशन पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हल्ला बोल कार्यक्रम भाजपा का आज जारी है, जिसमें जयपुर शहर मंडल के कार्यकर्ता हैं जो कि हल्ला बोल कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन इनका जारी है। नगर निगम फायर स्टेशन पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रदर्शन की ये तस्वीरें जयपुर शहर मंडल के कार्यकर्ता जो तस्वीरें में नजर आ रहे हैं। हल्ला बोल इनका जारी है, तख्तियां हाथ में लिए हुए हैं, लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। जयपुर शहर मंडल के कार्यकर्ता हैं जिनका ये कार्यक्रम प्रदर्शन का। शुभेंदु अधिकारी क्यों घबरा रहे हैं? ममता के नामांकन पत्र में कुछ गड़बड़ी को आधार बनाया है। शुभेंदु और पूरी भाजपा दीदी का नामांकन खारिज करवाने चुनाव आयोग पहुंची है। 50,000 से दीदी को हराने का दावा करने वाले शुभेंदु की यह स्थिति है, जबकि शुभेंदु के पास भी केजरीवाल की तरह राजनीति करने का अवसर है। शुभेंदु भी नंदीग्राम में ममता को हराकर राज्य के बन सकते हैं सबसे बड़े नेता, लेकिन वे लड़ने के बजाय ममता का नामांकन रद्द करवाने में उलझे हुए हैं। नामांकन रद्द को भी हो भी गया अगर, तो उससे उल्टे ममता को ही सहानुभूति मिलेगी और दीदी राज्य में बनाएगी ऐसा माहौल कि चुनाव आयोग के इस्तेमाल से उनको रोका गया है। तो आखिर ऐसी स्थिति शुभेंदु के सामने आई क्यों? लेकिन बता दें आपको, घबरा रहे हैं क्या शुभेंदु अधिकारी? एक अहम सवाल है, क्योंकि ममता के नामांकन पत्र में कुछ गड़बड़ी को उन्होंने आधार बनाया है। शुभेंदु और पूरी भाजपा दीदी का नामांकन खारिज करवाने चुनाव आयोग पहुंची। 50,000 से दीदी को हराने का दावा किया था शुभेंदु अधिकारी ने, और ये उनकी स्थिति है, जबकि शुभेंदु के पास भी केजरीवाल की तरह ही राजनीति करने का अवसर है। शुभेंदु भी आज नंदीग्राम में ममता को हराकर राज्य के सबसे बड़े नेता बन सकते हैं। ये अच्छा मौका उनके पास है, लेकिन वे लड़ने की बजाय ममता का नामांकन रद्द करवाने में उलझे हुए हैं। नामांकन रद्द हो भी गया तो उससे उल्टे ममता को यहाँ पर सहानुभूति मिलेगी और दीदी राज्य में बनाएगी ऐसा माहौल कि चुनाव आयोग के इस्तेमाल से उनको रोका गया है। तमिलनाडु में भाजपा ने खेला है बाहरियों का दाव। खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर इसे लेकर दावा किया है। 20 उम्मीदवारों में से 2 को छोड़कर बाकी 18 लोग बाहरी हैं। ये वो लोग हैं जिनका जनसंघ संघ या भाजपा से कोई संबंध नहीं रहा। दूसरी पार्टी से आए भाजपा में और उनको दे दिया गया टिकट भी। जब भाजपा के पास तमिल में 20 भी नहीं है तो 234 सीटों पर वो उम्मीदवार कहां से लाते? गठबंधन से पहले ही अन्ना डीएमके ने भाजपा से 2 टूक अंदाज में कहा कि अगर राज्य में उसकी सरकार बनेगी तो भाजपा सरकार में नहीं होगी शामिल। इधर कांग्रेस कमजोर है तो वो सहयोगी दल के आगे सरेंडर कर रही है, लेकिन भाजपा की स्थिति तो कांग्रेस से कई गुना अच्छी है, फिर भी सरेंडर, ये एक अहम सवाल है जो कि लोग समझना भी चाह रहे हैं। तमिलनाडु की जिस तरह से स्थिति है, भाजपा ने बाहरियों का दाव खेला है तमिलनाडु में। खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर इसका दावा किया है। 20 उम्मीदवारों में से 2 को छोड़कर बाकी 18 लोग बाहरी हैं, और ये वो लोग हैं जिनका जनसंघ संघ या भाजपा से दूर दूर तक कोई संबंध ही कभी नहीं रहा। दूसरी पार्टी से आए भाजपा में और उनको दे दिया गया टिकट भी। जब भाजपा के पास तमिल में 20 भी नहीं है तो 234 सीटों पर उम्मीदवार वो कहां से लाते हैं? गठबंधन से पहले ही अन्ना डीएमके ने भी भाजपा से 2 टूक अंदाज में कहा है कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनेगी तो भाजपा सरकार में शामिल नहीं होगी। इधर कांग्रेस कमजोर है तो वो सहयोगी दल के आगे सरेंडर कर रही है, वो नजर आता है, लेकिन भाजपा की स्थिति तो कांग्रेस से कई गुना अच्छी है, फिर भी सरेंडर आखिर क्यों? बेहद अहम स्थितियां तमिलनाडु में नजर आ रही है, क्योंकि देखिए 5 राज्यों में चुनाव है, उसके मद्देनजर ही सूचियां भी निकाली जा रही है कैंडिडेट को लेकर। लेकिन तमिलनाडु में स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। तमिलनाडु में भाजपा ने खेला है बाहरियों पर दाव। खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे लेकर ट्वीट किया। ट्वीट में दावा किया गया 20 उम्मीदवारों में से 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 18 लोग यहाँ बाहरी हैं जिन्हें टिकट दिया गया, और ये वो लोग हैं जिनका जनसंघ संघ या भाजपा से दूर दूर तक कोई संबंध ही कभी नहीं रहा। दूसरी पार्टी से आए भाजपा में, लेकिन उनको टिकट भी दे दिया गया है। जब भाजपा के पास तमिल में भी 20 भी नहीं है अगर कैंडिडेट, तो 234 सीटों पर वो कहां से अपने उम्मीदवार उतारते हैं? गठबंधन से पहले ही अन्ना डीएमके ने भाजपा से 2 टूक अंदाज में कहा है कि अगर राज्य में उसकी सरकार बनेगी तो भाजपा सरकार में शामिल नहीं होगी। इधर कांग्रेस कमजोर है तो वो सहयोगी दल के आगे सरेंडर कर रही है, ये नजर आता है, लेकिन भाजपा की स्थिति तो कांग्रेस से काफी बेहतर है, कई गुना अच्छी है, फिर भी यहाँ सरेंडर। खैरात बांटने के आइडिया भी हो रहे चोरी। चुनाव में देश की हर पार्टी मुफ्त बांटने का चलती है दाव, जबकि तमिलनाडु में ऐसी राजनीति की शुरुआत हुई थी 6ठे दशक में ही, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे ये सियासी दाव पूरे देश में फैल गया। तमिल की डीएमके और अन्ना डीएमके ने इस आइडिया की चोरी का आरोप लगाया है।
अब की बार डीएमके ने पेट्रोल डीजल के दाम में कमी का वादा किया तो अन्ना डीएमके ने आगे बढ़कर 6 सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान कर दिया है। और ये काफी पहले से ही शुरुआत हो चुकी थी। हालांकि अब हर राज्य में चुनाव जब आते हैं तो खैरात बांटने के आइडिया यहाँ पे दिए जाते हैं, लेकिन इस आइडिया की भी अब चोरी हो रही है। चुनाव में देश की हर पार्टी मुफ्त बांटने का दाव चलती है, ये हर बार चुनाव के पहले देखने को मिलता है। जबकि तमिलनाडु में ऐसी राजनीतिक शुरुआत आज की नहीं बल्कि छठे दशक से ही है। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे ये सियासी दाव पूरे देश में फैल गया। तमिल के डीएमके और अन्ना डीएमके ने इस आइडिया की चोरी का आरोप लगाया है। अब की बार डीएमके ने पेट्रोल डीजल के दाम में कमी का वादा किया है तो अन्ना डीएमके ने इससे आगे बढ़कर 6 सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। इधर केरल में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार किया है। भाजपा ने बिना लोगों की सहमति लिए ही दे दिए हैं टिकट। ऐसे में एक उम्मीदवार ने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार ही कर दिया। भाजपा ने मनथवाड़ी सीट से मनिका नंदन उर्फ मणिकुट्टन को टिकट दिया था, लेकिन युवा और पढ़े लिखे नौजवान ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। भाजपा के कुछ नेताओं ने उनसे फोन पर बात की थी इसे लेकर, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई है। मणिकुट्टन ने खुद मीडिया में आकर चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। भाजपा के लिए चुनाव से पहले ये एक बड़ा झटका जरूर है जिस तरह से उन्होंने खुद यहाँ पर इनकार किया है। यानी कि भाजपा टिकट इन्हें देना चाह रही थी, दे दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। तमिलनाडु की ये स्थिति इससे पहले भी हमने आपको बताई, लेकिन अब केरल में जो स्थिति है वो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने से ही कैंडिडेट ने इनकार किया। भाजपा ने बिना लोगों की सहमति लिए ही यहाँ पर टिकट दे दिए थे और ऐसे में एक उम्मीदवार ने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने से ही साफ इनकार कर दिया। भाजपा ने मनथवाड़ी सीट से मनिका नंदन उर्फ मणिकुट्टन को टिकट दिया था, लेकिन युवा और पढ़े लिखे नौजवान ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। भाजपा के कुछ नेताओं ने उनसे फोन पर बात की थी, उन्हें मनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बावजूद बात नहीं बनी है। मणिकुट्टन ने खुद मीडिया में आकर चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। इधर भाजपा के लिए चुनाव से पहले ये एक बड़ा झटका है। इधर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। कोरोना के कारण ध्वस्त हुई थी भारत की अर्थव्यवस्था। क्या वाकई अब भारत की अर्थव्यवस्था लौट रही है पटरी पर? ये अहम सवाल उद्योग जगत से लेकर मूडीज, फिच जैसी वैश्विक रेटिंग संस्थाओं का इसे लेकर आकलन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे प्रमाणित वैश्विक संगठनों की रिपोर्ट में इसे लेकर दावा किया गया है। भारत की आगामी स्थिति अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक सकारात्मक होगी। रिपोर्ट में आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में देश की भावी विकास दर 2.5 अंक में रहने की यहाँ पर उम्मीद जताई गई है। तो ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है, जिसे देखते हुए माना जा रहा है कि शुभ संकेत कहीं न कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए है। कोरोना के कारण ध्वस्त हुई थी भारत की अर्थव्यवस्था। क्या वाकई अब भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है? उद्योग जगत से लेकर मूडीज, फिच जैसी वैश्विक रेटिंग संस्थाओं का इसे लेकर आकलन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे प्रमाणित वैश्विक संगठनों की रिपोर्ट में इसे लेकर दावा किया गया है। भारत की आगामी स्थिति अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक सकारात्मक होगी। रिपोर्ट में आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में देश की भावी विकास दर 2.5 अंक में रहने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर से दक्षिण तक उपचुनावों का ऐलान हो चुका है। देश भर में कुल 16 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। 14 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर 17 अप्रैल को वोटिंग होगी। नतीजे 15 दिन बाद यानी 2 मई को आएंगे। इनमें राजस्थान की 3 और एमपी की 1 सीट भी शामिल है। आंध्र प्रदेश की 1 सीट है, कर्नाटक की भी 1 सीट है, गुजरात की 1 सीट है, तो झारखंड की भी 1 सीट, कर्नाटक की 2 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 1 सीट है, महाराष्ट्र की 1 सीट, मिजोरम की 1 सीट, नागालैंड की 1 सीट है, ओडिशा की 1 सीट है, वहीं राजस्थान की 3 सीटें इसमें शामिल है। तेलंगाना की 1 सीट, उत्तराखंड की भी 1 सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। देश भर में कुल 16 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है और इन 16 सीटों में 14 विधानसभा की सीटें हैं और 2 लोकसभा सीटों पर 17 अप्रैल को वोटिंग यहां पर होने जा रही है। नतीजे 15 दिन बाद यानी 2 मई को आ जाएंगे, जब 2 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। इसी के साथ ही इन उपचुनाव के भी परिणाम सामने रहेंगे, जिनमें राजस्थान की 3 और एमपी की 1 सीट शामिल है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात की 1-1 सीट है, झारखंड की भी 1 सीट है, तो कर्नाटक की 2 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 1 सीट शामिल है, महाराष्ट्र, मिजोरम और नागालैंड की भी 1-1 सीटें हैं, उड़ीसा में भी 1 सीट है उपचुनाव के लिए, तो राजस्थान की कुल 3 सीटें हैं, तेलंगाना, उत्तराखंड की भी 1-1 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। यानी 17 अप्रैल को वोटिंग होगी और परिणाम आएंगे 2 मई को। मैं यहाँ नहीं आया हूँ भाई साहब करने, इस डायलॉग ने लाया है फूल वालों में सियासी उबाल। आज एक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष ने गुस्साए अंदाज में ये डायलॉग दिया तो मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं के चेहरों का रंग उड़ गया। मजे की बात तो यह है कि एक अन्य मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी सामने थे। हालांकि मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का इस डायलॉग को लेकर
अलग संदर्भ हो सकता है, लेकिन उदयपुर में पूरी भाजपा करती है भाई साहब, और ये कहते हैं मैं नहीं आया भाई साहब करने। तो ये एक वाकया यहाँ पर देखने को मिला है, या जिसमें इस डायलॉग ने अब फूल वालों में सियासी उबाल लाया हुआ है। और आज एक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष ने गुस्साए अंदाज में ये डायलॉग दिया है, तो मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं के चेहरे का रंग ही उड़ गया जब इस वक्त उन्होंने ये डायलॉग सुना। मजे की बात तो ये है कि एक अन्य मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष भी सामने थे। हालांकि मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष का इस डायलॉग को लेकर अलग संदर्भ हो सकता है, लेकिन उदयपुर में पूरी भाजपा करती है भाई साहब, और ये कहते हैं मैं नहीं आया भाई साहब करने। बेहद दिलचस्प वाकया ये उदयपुर में देखने को मिला है, जहां पर एक डायलॉग सामने आया, मैं यहां नहीं आया हूं भाई साहब करने। और इसके बाद जिस वक्त उन्होंने ये डायलॉग दिया, वहां पर मौजूद लोगों के चेहरे के रंग ही उड़ गए। प्रदेशाध्यक्ष ने गुस्साए अंदाज में ये डायलॉग दिया था। मौके पर कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन चेहरों का रंग उड़ा हुआ नजर आया जब उनके मुंह से डायलॉग सुना गया। मजे की बात तो ये नजर आई कि अन्य मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष भी उस वक्त सामने ही मौजूद थे। हालांकि मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष का इस डायलॉग को लेकर अलग संदर्भ हो सकता है, लेकिन उदयपुर में जिस तरह से जानना भी है, जिस तरह से लोग देखते और सुनते भी है कि पूरी भाजपा यहाँ भाई साहब करते हैं, और ये कहते हैं कि मैं नहीं आया यहाँ पर भाई साहब करने। घरेलू विपक्ष पार पाने में जुटे हैं नेता प्रतिपक्ष। लंबे अरसे से दूर चल रहे अनुयायियों को पास लाने की कवायद की जा रही है। तभी महत्वपूर्ण बैठकों का भी बन रहे हैं ये पुराने सिपह सालार हिस्सा। हालांकि खुद भाई साहब ने कई बार इन्हें पास लाने के प्रयास किए थे। शहर अध्यक्ष बदलने के बदले थे कुछ समीकरण भी, हालांकि कुछ अपने फिर हो गए थे दूर। लेकिन भाई साहब ने दोहरी डोर से बांध दिया था सबको। दूरी जो बनी हुई थी उसे भी करीब लेकर आ गए हैं। घरेलू विपक्ष से पार पाने में अब नेता प्रतिपक्ष जुटे हुए हैं। लंबे अरसे से दूर चल रहे अनुयायियों को पास लाने की कवायद वो कर रहे हैं। तभी महत्वपूर्ण बैठकों का भी ये पुराने सिपह सालार है जो हिस्सा बनते नजर आते हैं। हालांकि खुद भाई साहब ने कई बार इन्हें पास लाने के प्रयास किए थे। शहर अध्यक्ष बदलने के बाद यहाँ के कुछ समीकरण भी बदले थे, हालांकि कुछ अपने फिर से दूर हो गए थे। लेकिन भाई साहब ने दोहरी डोर से बांध दिया था सभी को। पूर्व सांसद साहब के हाथे में फिर शरण लेने लगे हैं कांग्रेसी। दरअसल दिल्ली से जयपुर तक इन साहब का तगड़ा जलवा है। अपने गृह क्षेत्र में भी इन्होंने पार्टी की जमीन बेहद मजबूत कर दी थी, और ऐसे में गाहे बगाहे छोट भैया और बड़ भैया कांग्रेसी लगाने लगे हाजिरी। सुना है ट्रांसफर पोस्टिंग में इनकी पूरी चलती है, और ऐसे में एक बड़े पावर सेंटर के तौर पर फिर उभर कर ये सामने आ चुके हैं। बड़े पावर सेंटर के तौर पर नजर आते हैं। पूर्व सांसद साहब के अहाते में अब फिर से शरण लेने लगे हैं कांग्रेसी। दरअसल दिल्ली से जयपुर तक इन साहब का तगड़ा जलवा नजर आता है। अपने गृह क्षेत्र में भी इन्होंने पार्टी की जमीन बेहद मजबूत कर दी है। ऐसे में गाहे बगाहे छोट भैया और बड़ भैया कांग्रेसी लगाने लगे इनके द्वार पर हाजिरी। सुना है ट्रांसफर पोस्टिंग में भी इनकी पूरी चलती है। ऐसे में एक बड़े पावर सेंटर के तौर पर फिर से उभर कर आए हैं ये सामने। उपचुनाव, उम्मीदवार और वंशवाद। कांग्रेस में 3 में से 2 जगह परिवार का दावा मजबूत है। सहाड़ा और सुजानगढ़ में दिवंगत परिवारों से दावेदारी है। सहाड़ा में त्रिवेदी परिवार का दावा है, तो दिवंगत कैलाश त्रिवेदी के भाई और पुत्र यहां पर टिकट मांग रहे हैं। सुजानगढ़ में स्वर्गीय मास्टर भवरलाल मेघवाल के पुत्र का दावा भी मजबूत है, और एक कैंप दिवंगत मंत्री की पत्नी के पक्ष में है। राजसमंद में बीजेपी से परिवार का दावा मजबूत है। दिवंगत किरण माहेश्वरी की बेटी की मजबूत दावेदारी नजर आ रही है, तो वहीं पूर्व सांसद स्वर्गीय हरिओम राठौड़ के पुत्र का दावा भी यहाँ पर मजबूत नजर आ रहा है। तो 3 सीटों को लेकर उपचुनाव में तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 17 अप्रैल को वोटिंग है, लेकिन उससे पहले उपचुनाव उम्मीदवार वंशवाद देखने को मिल रहा है। प्रदेश की हम बात करें, जहां पर कांग्रेस में 3 में से 2 जगह परिवार का दावा मजबूत नजर आ रहा है। सहाड़ा और सुजानगढ़ में दिवंगत परिवारों से ही दावेदारी की जा रही है कैंडिडेट के तौर पर। सहाड़ा में त्रिवेदी परिवार का दावा है। दिवंगत कैलाश त्रिवेदी के भाई और पुत्र यहाँ पर टिकट मांग रहे हैं। सुजानगढ़ में स्वर्गीय मास्टर भवरलाल मेघवाल के पुत्र का दावा भी मजबूत नजर आ रहा है, और एक कैंप दिवंगत मंत्री की पत्नी के पक्ष में है। इधर राजसमंद में बीजेपी से परिवार का दावा मजबूत नजर आता है। दिवंगत किरण माहेश्वरी की बेटी की मजबूत दावेदारी इस उपचुनाव में है। पूर्व सांसद स्वर्गीय हरिओम राठौड़ के पुत्र का भी दावा मजबूत नजर आ रहा है। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। झुंझुनू रेप केस में फैसला सुनाया जा चुका है। दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है।
तो इस वक्त ये बड़ी खबर, 5 साल की मासूम के साथ रेप हुआ था झुंझुनू रेप केस में। अब ये अहम फैसला सुना दिया गया है, जहां दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। फांसी की सजा का ऐलान यहां पर किया जा चुका है। इंतजार इस फैसले को लेकर था, क्योंकि दोषी को फांसी से इतर कुछ भी मंजूर किसी को नहीं था और इंतजार किया जा रहा था। बता दें आपको, झुंझुनू में एक 5 साल की मासूम के साथ रेप हुआ था, जिसके बाद अब एक बड़ा फैसला आ चुका है झुंझुनू रेप केस में, जहां दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। बेहद अहम मामला, जिस तरह से लगातार सवाल भी उठ रहे थे कि बच्चियों की सुरक्षा को लेकर, प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और जब एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आते हैं, गिरफ्त में आरोपी तो आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद इंतजार लंबा हो जाता है कि आखिर फैसला क्या सुनाया जाए। लेकिन झुंझुनू रेप केस में यह अहम फैसला आ चुका है, जहां दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। 5 साल की मासूम के साथ झुंझुनू में रेप हुआ था। झुंझुनू रेप केस में अब जाकर फैसला आ चुका है, दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। फांसी के इतर कुछ भी मंजूर नहीं था, ये बार बार कहा जा रहा था। इस तरह के मामलों में सख्त सजा यहां पर होनी चाहिए, और ऐसे में जिस तरह से तत्परता दिखाई गई इस मामले को लेकर, झुंझुनू रेप केस में फैसला आ चुका है, दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो बेहद अहम मामला, जहां पर 5 साल की मासूम के साथ इस दरिंदे ने रेप किया था, गिरफ्त में यह आया। झुंझुनू रेप केस में फैसले का इंतजार था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये है वो आरोपी जिसने 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की। अब इसे फांसी की सजा दी जा चुकी है, दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। बड़ी और अहम खबर, झुंझुनू रेप केस में कोर्ट का यह बड़ा फैसला है, दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। 5 साल की मासूम के साथ इस दरिंदे ने दरिंदगी की, गिरफ्त में ये आया, लेकिन इंतजार इसी फैसले का था। झुंझुनू रेप केस में इस दोषी को फांसी की सजा सुनाई जाए, और अब कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है, दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये वो आरोपी जिसने 5 साल की मासूम को भी नहीं बख्शा, दरिंदगी 5 साल की मासूम के साथ की, जिसके बाद इंतजार फैसले को लेकर था। और आज झुंझुनू रेप केस में ये अहम और बड़ा फैसला आया है, जब दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, और इंतजार भी ऐसे ही रहता है कि एक तो सुरक्षा बेटियों की बढ़ाई जाए, जिस तरह से लगातार एक के बाद एक मामले दरिंदगी के प्रदेश में मासूम बच्चियों के साथ आते हैं, लेकिन जब मामले सामने आए और तुरंत ही इस पर कार्रवाई हो और फांसी की सजा ही मिले ऐसे दरिंदों को, जो कि समाज में एक संदेश भी जाए और एक मैसेज उन लोगों के लिए जो सामने शरीफ रहते हैं, लेकिन नकाब के पीछे किस तरह से दरिंदा छुपा होता है। वो ऐसे ही लोग होते हैं जो तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये दरिंदा, ये दोषी जिसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है झुंझुनू रेप केस में, 5 साल की मासूम के साथ इसने बलात्कार किया, दरिंदगी की, और अब क्योंकि गिरफ्त में आ चुका था, लेकिन इंतजार कोर्ट के फैसले का था, दोषी को फांसी की सजा सुनाई है कोर्ट ने। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता इम्तियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, एक बड़ा फैसला सुनाया गया और यही फैसला हर कोई सुनना चाहता था, इस दोषी को फांसी की सजा हो। जी, 9 दिन में चालान पेश हुआ है और कल फैसला आना था, लेकिन कल जो आरोपी है उसके पक्ष का जो वकील है उसकी सुनवाई पे कल फैसला टाल दिया गया था, लेकिन आज फैसला है वो फांसी की सजा सुनाकर एक ऐतिहासिक फैसला झुंझुनू में सुनाया गया है। जी इम्तियाज, अभी इसे कहां पर रखा जाएगा और किस तरह से प्रक्रिया पूरी चली है, क्योंकि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं देरी भी बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल, आमजन आक्रोशित था, सड़कों पे प्रदर्शन हो रहे थे आरोपी को फांसी को लेकर। महिला संगठन है वो भी प्रदर्शन कर रहे थे कि आरोपी है उसको फांसी की सजा हो, और सबकी निगाहें हैं वो इसी मामले पे टिकी हुई थी कि फैसला क्या आएगा। कल भी सबको इंतजार था, लेकिन आज है वो सबका इंतजार वो खत्म हो गया है, क्योंकि आरोपी को फांसी की सजा हो गई है। कल फैसला क्यों टाला गया था इम्तियाज? जी, कल फैसला क्यों टाला गया था? कल है वो आरोपी के जो पक्ष का वकील है उसकी सुनवाई पे टाला गया था कि आरोपी की अभी उम्र छोटी है, उसकी माताजी है उसकी भी तबीयत खराब है, सदमे में है, तो उसके आधार पे कल फैसला टाल दिया गया था। लेकिन आज है वो सुबह 11:30 बजे का वक्त था, आधे घंटे लेट जरूर हुआ है, लेकिन फैसला वो फांसी हो गई है। बिल्कुल, और पॉक्सो कोर्ट झुंझुनू ने ये अहम फैसला सुनाया जब दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई। अब इसे कहां पर रखा जाएगा, वकील क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर? अभी वकील से बात होनी है, फैसला अभी आया है तुरंत ही, और वकील से बात होती है, आगे की कार्रवाई क्या रहती है वो तुरंत
बताई जाएगी। चलिए, शुक्रिया इम्तियाज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल इस पर फैसला आना था, लेकिन फैसला नहीं सुनाया जा सका जब आरोपी के वकील ने यहाँ पर थोड़ा वक्त मांगा था और आधार कुछ दिया, लेकिन उस आधार को भी नकारा गया। और आज झुंझुनू पॉक्सो कोर्ट ने यहाँ पर अहम फैसला दिया है, जब दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। 5 साल की मासूम के साथ इसने दरिंदगी की, लेकिन उसकी सजा फांसी के तौर पर दी है इसे कोर्ट ने। और चलिए विधानसभा का रुख करते, विधानसभा की कार्रवाई जारी और इस वक्त नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को सुनते हैं। जिन्होंने भी नियम विरुद्ध फोन टेपिंग कराई है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों में से एक निर्णय निश्चित हो। फोन टेपिंग हुआ है, इलीगल हुआ है, बिना परमिशन से हुआ है, बिना विभाग की जानकारी से हुआ है, जिसको कोई कर नहीं सकता, जो आपने किया है और जिसके आधार पर आपने सरकारी मुख्य सचेतक के नाते जो एफआईआर दर्ज कराई है। इसका मतलब ये कांग्रेस पार्टी की मिली भगत के कारण से मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में जवाब देना। सतीश बनिया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन टेपिंग आपातकाल है और एक आपातकाल देश में 25 जून 1975 को भी लगा था। सरकारें गिराने की बात होती है, लेकिन अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग मेरे मित्र मंडली ने, जो मेरे सामने बैठे हैं, उनकी पार्टी ने 100 से भी ज़्यादा बार किया है। ये हिंदुस्तान का जाना माना गलत परंपरा है ना। प्लीज आपको अधिकार नहीं है, ये कौन तरीका? प्लीज देश में प्लीज आप फिर आप खुद ही जरूरत है, मेरा काम आप कर ले। मतलब अजीब स्थिति में वो बोल रहे तो मेरा काम है ना, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। मैं आपको नहीं डिबेट करने तो मैं बंद कर दूंगा। मैं प्लीज मैं मिस्टर गोगरा, आई विल नॉट अलाउ इट, आई विल नॉट टॉलरेट इट। माननीय पुनिया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में कुछ टेलीफोन टेपिंग की प्रमुख घटनाएं हुई थी और जिसका मैं दोहराऊंगा नहीं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किया है किस कानून में किस तरीके से टेलीफोन टेपिंग होती है। 1988 में कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े की सरकार पर यह आरोप लगा था, उस सरकार को जाना पड़ा था। 2010 में नीतीश कुमार जी, शरद पवार जी, प्रकाश करात जी के बारे में ऐसी बात हुई। 2019 में येदियुरप्पा सरकार के खिलाफ भी इस तरीके के आरोप लगे थे और तत्कालीन चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने सीबीआई जांच की, इस पर आदेश दिए थे। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसकी पृष्ठभूमि एक माननीय सदस्य का सवाल था, जिसके जवाब में सरकार ने जवाब दिया और ये एडमिट किया कि सक्षम अधिकारी की अनुमति से टेलीफोन टेप किए जा सकते हैं। मेरा प्रश्न है कि ये सक्षम अधिकारी कौन है? और सक्षम अधिकारी एसीएस स्तर का होता है, लेकिन शंका ये है कि वो कोई और अधिकारी था जिसके इशारे पर यह सब किया गया। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत संक्षेप में, कि जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया, या तो वो वीडियो क्लिप फैब्रिकेटेड थी, गलत थी, और यदि वो गलत थी तो उसका इस्तेमाल माननीय सत्ता पक्ष के लोगों ने किस रूप में किया, और यदि वो सोर्स ठीक नहीं था तो ये टैप आए कहाँ से, ये बताएं। इस पर भी उनके खिलाफ जो एफआईआर अशोकनगर थाने में दर्ज हुई है जुलाई 17 में, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई जिन लोगों के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज हुई है, और मैं चाहता हूं कि ये बताएं। और चलिए 6 न्यूज़ ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।